कल हमने किया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड ग्राफ है। ठीक है, पहला ग्राफ ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये है इंटेंसिटी। इसके अंदर 4 ग्राफ आएंगे। 4 ग्राफ के अलावा कोई 5वां ग्राफ नहीं है। टॉपिक के अंदर भी 4 ग्राफ है और 4 ग्राफ से रिलेटेड ही आगे तुम्हें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आगे जो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सारे उन्हीं 4 ग्राफ से रिलेटेड है। तो आज मैं करवाने को तो सिर्फ 4 ग्राफ करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए आधे से ज्यादा ड्यूअल नेचर आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो सिंपल तरीके से ऐसे बन जाता है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ग्राफ खींच दिया, बना दिया, नंबर मिल गए, नहीं। इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कल एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझाते हुए बताई थी। अगर तुम इस पॉइंट को देखो तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है? 0। इंटेंसिटी 0 होने का मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था उसके आगे जो बल्ब है वो बंद कर दिया मैंने। अगर बल्ब को अगर मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के पास करूंगा तो इसका मतलब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। अगर मैं बल्ब को अगर सेटअप से दूर करूंगा तो इसका मतलब मैं इंटेंसिटी को कम कर रहा हूं। और अगर मैं बल्ब को यहां से हटा दूं या फिर बल्ब को मैं ऑफ कर दूं तो इसका मतलब मैंने इंटेंसिटी को क्या कर दिया? 0। जब बल्ब ही ऑन नहीं है, इंटेंसिटी ही 0 है, तो क्या कोई फोटॉन्स निकलेंगे कहीं से? नहीं निकलेंगे। कोई फोटॉन्स ही नहीं निकलेगा तो मेटल प्लेट के ऊपर गिरेगा क्या? मेटल प्लेट के ऊपर कोई फोटोन ही नहीं गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा कैसे? तो जहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कितना होता है? 0। ठीक है, अब बात यह है कि कल मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी और लिखवाई भी थी कि जैसे जैसे करके इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करके फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। यानी मैंने तुम्हें जो लाइन बोली थी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये बोली थी। और साथ के साथ ये भी बोला था मैंने कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। 1 फोटोन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन कभी भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता। अगर हम ये सोचे ना कि 15 फोटोन मैंने डाल दिए और 100 इलेक्ट्रॉन निकल आए, पॉसिबल नहीं है। 15 फोटोन 15 ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्राफ मैंने स्ट्रेट बनाया। स्ट्रेट बनाने का एक ही मतलब है, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे करके फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जा रहा है। अगर इंटेंसिटी इतनी है तो इसके कोरिस्पोंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना है। अगर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा के कर दिया इतना तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया इतना। अगर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा के कर दिया इतना तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया इतना। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने का मतलब है इंटेंसिटी को बढ़ाओ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को घटाने का मतलब है इंटेंसिटी को घटाओ। इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, 2 बातें होती है, इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता और घटता है। एक होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर तुम बढ़ाओगे घटाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा ही चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। अब यहां पे बात यह है कि तुमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया? सेटअप के आगे बल्ब को लाके बढ़ाया। अगर तुमने इंटेंसिटी को घटाया तो कैसे घटाया? सेटअप से बल्ब को दूर ले जाके कर दिया। अगर तुम इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। अब इंटेंसिटी को घटाना है, बल्ब को दूर ले जाओ। बल्ब को अगर तुम एक्सपेरिमेंटल सेटअप से दूर ले जाओगे तो इसका मतलब तुमने इंटेंसिटी को घटा दिया। तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एंटर कर रहे थे वो भी घट जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स घट गए तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट करेगा वो भी घटेंगे। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अगर घटेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी घट जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब दूसरा ग्राफ, इन ग्राफ को करने के लिए कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
ठीक है, कल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर जितने भी बातें मैंने बताई लिखाई वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा कंसेप्ट तो मैंने कल ही बता दी ग्राफ के। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस। इस वाई एक्सिस के अंदर होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस एक्स एक्सिस के अंदर होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में दो ग्राफ बनाने हैं। पहले ग्राफ के अंदर तो हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी को रखेंगे कांस्टेंट। दूसरे ग्राफ के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और इंटेंसिटी को रखेंगे कांस्टेंट। ये जो ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में, एक बात याद रखना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हें कितनी लग रही है? 0। अगर हम इस तरफ देखें तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, और अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, यहां पे मुझे इंटेंसिटी को चेंज करना है। ठीक है, लगातार धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है, लेकिन मुझे लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट नहीं रखेंगे और इंटेंसिटी को चेंज करवाते जाएंगे तो ये ग्राफ जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं, फिर उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। देखो, इसके अंदर बहुत बारीकियां हैं। सबसे पहले तो हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, और हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे जो भी लाइट के साथ हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को मुझे कांस्टेंट रखना है। फ्रीक्वेंसी को तो मैंने फिक्स कर दिया, अब चेंज में किसको करूंगा? इंटेंसिटी को चेंज करूंगा। सबसे पहले मैंने इंटेंसिटी को रखा I1। ठीक है, फिर मैंने इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया, इंटेंसिटी को कर दिया I2। ठीक है, फिर मैंने इंटेंसिटी को और बढ़ाया, इंटेंसिटी को कर दिया I3। तो इसका मतलब I3 जो है वो ज्यादा है I2 से और ज्यादा है I1 से। धीरे धीरे करके ये चीज करनी है। पहले तो I1 इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट करवाओ, एक्सपेरिमेंट करो। फिर कुछ देर के बाद I2 इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट करवाओ, एक्सपेरिमेंट करो। फिर I3 लाइट की इंटेंसिटी को इंसिडेंट करवाओ और एक्सपेरिमेंट करो। और ये जो I3 है वो I2 से ज्यादा है, I2 I1 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा I3 है, सबसे कम I1 है। ठीक है, अब मैं लगातार यहाँ पर इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ। इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब है एक्सपेरिमेंटल सेटअप के पास मैं लगातार बल्ब को पास 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 लेके आ रहा हूँ। यही मतलब हुआ। पहले तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से मैंने बल्ब को 15 सेंटीमीटर दूर रखा, फिर मैंने 8 सेंटीमीटर पे ले आया, फिर मैं 4 सेंटीमीटर पे ले आया। लगातार मैं तो पास लेके आ रहा हूँ। लगातार अगर मैं पास लेके आ रहा हूँ तो इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूँ। इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना। नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो, जब I1 इंटेंसिटी की लाइट आती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है इतना, लेकिन जब I2 इंटेंसिटी की लाइट आती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ के हो जाता है इतना, लेकिन जब I3 इंटेंसिटी की लाइट आती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ के इतना हो जाता है। तो लगातार जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है बात। उसके बाद बात आती है इस पॉइंट की। ये सारे के सारे जो ग्राफ है वो इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रहे हैं, और यहां पर मैंने लिखा V0, और V0 का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल की कितनी है? इतनी। ये बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन उन सारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? क्या रहेगी? सेम। इंटेंसिटी को बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी सभी की सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता एनर्जी का।
अगर मुझे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज लेके आना है तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमने तो शुरू में ही फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन सभी की एनर्जी सेम है। अब तुम मुझे बताओ, जब सभी इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं, पहले 100 हो गए, फिर 150 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर 400 हो गए, लगातार नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या सभी की एनर्जी सेम है होगी या डिफरेंट डिफरेंट होगी? सेम होगी। क्या सभी को एक ही नेगेटिव पोटेंशियल के साथ रोकना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे 100 है, चाहे 10 मिनट के बाद 150 हो जाए, चाहे 15 मिनट के बाद 450 हो जाए, चाहे 600 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, चाहे संख्या कितनी ही बढ़ के कितनी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो उनकी एनर्जी सेम रहेगी और सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही नेगेटिव पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इंटेंसिटी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये मैंने कल भी बताई थी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही नेगेटिव पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता है, और वो नेगेटिव पोटेंशियल कितना है? इतना। मैंने शुरू में ही बताया था, इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल और इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल। इतना नेगेटिव पोटेंशियल अगर मैं अप्लाई कर दूंगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर, तो उस टाइम सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे और ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? कोई डाउट? यहां से 2-3 बातें पता चलती है। पहली बात, इंटेंसिटी हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। दूसरी बात, इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे तुम इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ा लो, सिर्फ नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उन सभी की एनर्जी सेम रहेगी और उनको एक ही नेगेटिव पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता है, जो कि फिक्स है V0। तभी तो ये I1, I2, I3 इंटेंसिटी के सारे ग्राफ यहाँ पर आके खत्म हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर आके ग्राफ खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल है और इस पॉइंट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी है? 0। पता चला? ठीक है, एक कंसेप्ट और आता है और वो कंसेप्ट है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। अब जैसे कि हम खाना खाते हैं, मान लो हमें 5 रोटियों की भूख है, तो हम 5 खा लेंगे। 5 खाते ही वो हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, हम 2 और नहीं खा सकते, वो हमारा सैचुरेशन पॉइंट है। हमें 2 ग्लास पानी पीना है, 2 ग्लास पानी में हम सैचुरेट हो जाते हैं, तो और आधा ग्लास पानी पीना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी है। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो मान लो कहीं से 1000 फोटोन आ रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन्स को वो इजेक्ट कर रहे हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने के कारण करंट आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही 1000 निकल रहे हैं तो 1000 के अंदर मैक्सिमम करंट ही आएगा। उससे ज़्यादा करंट वो कैसे प्रोड्यूस कर सकता है जब 1000 ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलना बढ़ते जाए फिर तो चलो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन मैंने I1 इंटेंसिटी की लाइट मान लो डालनी है, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ पर बल्ब है, मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया और बल्ब को भी फिक्स कर दिया। अब मैं बल्ब को हिला नहीं रहा और लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, लेट कर लिया, वो इंटेंसिटी कितनी है? I1। और इस लाइट के अंदर से 1000 फोटोन्स आ रहे हैं, लेट कर लिया। अगर मैं बल्ब को पास लेके आऊंगा तभी नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे ना, लेकिन मैं बल्ब को फिक्स कर रहा हूँ तो 1000 फोटोन्स आ रहे हैं। 1000 फोटोन्स सेटअप के अंदर एंटर कर रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट आएगा वो भी तो फिक्स होगा। जितना 1000 इलेक्ट्रॉन करंट को प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही तो प्रोड्यूस करेगा, उससे ज़्यादा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो जितना मैक्सिमम करंट 1000 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण आएगा, उसी मैक्सिमम करंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। क्लियर? अब मैं बल्ब को पास लेके आता हूँ, पहले तो 1000 फोटोन्स आ रहे थे, अब मान लो 1500 फोटोन्स आ रहे हैं। 1500 फोटोन्स आएंगे, 1500 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। 1500 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो करंट फिर बढ़ जाएगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? बल्ब को और पास लेके आऊँगा। पहले तो 1500 फोटोन्स आ रहे थे, अब 2000 फोटोन्स आएंगे। 2000 फोटोन्स आएंगे, सेटअप के अंदर घुसेंगे, मेटल के ऊपर गिरेंगे, 2000 नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसी के हिसाब से करंट फिर बढ़ जाएगा।
और सैचुरेट हो जाएगा। तो I1 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू ये है, I2 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू ये है, और I3 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू ये है। ठीक है, ये जो ग्राफ है बिल्कुल इस पोटेंशियल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो गया। 1000 इलेक्ट्रॉन के कारण जितना करंट बढ़ना था उतना बढ़ गया, 1000 इलेक्ट्रॉन के कारण मैक्सिमम करंट होना था हो चुका, और उसके बाद करंट नहीं बढ़ सकता। तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक मैं उस सोर्स को सेटअप के पास ना करूं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो इस पोटेंशियल एक्सिस के पैरेलल इसलिए है क्योंकि यहां पर करंट की सैचुरेशन वैल्यू आ जाती है। I1 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन वैल्यू कुछ और है, I2 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट कुछ और है, और I3 इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट कुछ और है। तो क्या तुम बताओ अब, क्या सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या? कर रही है क्या? कर रही है। इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट बढ़ती जाएगी। तुम बताओ, क्या इंटेंसिटी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद तुम बताओ, क्या इंटेंसिटी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। चाहे इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ा दो, सभी इलेक्ट्रॉन्स की चाहे कितना ही बढ़ जाए कितनी घट जाए, उन सभी को एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता है। क्लियर है सारी बातें? यही बातों का 70% पार्ट मैंने कल भी तुम्हें बताया था। ठीक है, उसके बाद है थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ के अंदर हम इस सिचुएशन को उल्टा कर देंगे। अब हम लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है? मान लो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये बल्ब है, बल्ब को भी फिक्स कर दो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को भी फिक्स कर दो। दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करनी, बल्ब को हिलाना भी नहीं है, एक जगह पर फिट कर देना है। अगर एक जगह पर अगर बल्ब फिट हो गया तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी मैंने क्या कर दी? फिक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब है थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ भी वही है, सेम टू सेम। ये तो है पोटेंशियल और ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे सिचुएशन मैंने उल्टी कर दी। क्या चेंज करना है? इंटेंसिटी को तो रखना है कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम बनाते ग्राफ, और उस ग्राफ को देखते तुम्हें आधी से ज्यादा बातें तो वैसे ही पता चलनी चाहिए। सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर मुझे इंटेंसिटी को रखना है सेम। इंटेंसिटी को सेम रखने का मतलब है मैंने बल्ब को फिक्स कर दिया एक्सपेरिमेंटल सेटअप के रिस्पेक्ट में। मान लो 1000 फोटॉन्स आ रहे हैं, 1000 फोटॉन्स अगर आएंगे तो 1000 ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 1100 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते। ठीक है, लेकिन अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब है जो हमने इंटेंसिटी को फिक्स किया था जिसके कारण 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, अब उन 1000 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो रहेगी सेम, लेकिन उनकी लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कर दूंगा ν1 तो लेट कर लिया उनकी काइनेटिक एनर्जी है E1। अब मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, ν2 कर दिया, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स तो वही हैं 1000, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हो गई E2। ठीक है, अब मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देता हूं, लेट कर लिया मैंने ν3 कर दिया, और यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे 1000, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? E2, अब कितनी हो जाएगी? E3। फर्क क्या आया? मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, बढ़ाना है।
लाइट की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे उतने ही, 1000 है तो 1000, 1500 है तो 1500, लेकिन लगातार टाइम के बढ़ने के साथ साथ, इंटेंस फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के साथ साथ, यहां से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही जल्दी करंट आएगा। ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने से करंट बढ़ता है, घटता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और घटाने से करंट जल्दी और लेट आता है। ये बात मैंने कल बताई थी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी पहुंचेंगे, करंट जल्दी आएगा। ठीक है, और करंट के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी भी होगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटा देता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके वो आगे मूव करेंगे और अपने पॉइंट तक पहुंचेंगे, और करंट भी लेट आएगा, लेट भी आएगा और थोड़ा सा कम भी आएगा। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पे सबसे पहले तो मैंने ग्राफ को यहां से शुरू किया है, यहां से शुरू किया है। इंटेंसिटी को तो रखा है मैंने कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं। पहले फ्रीक्वेंसी थी ν1, बाद में मैंने कर दी ν2, फिर मैंने कर दी ν3। लगातार मैं टाइम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, और जो ν3 है वो ν2 से ज्यादा है, ν2 जो है वो ν1 से ज्यादा है। पहले फ्रीक्वेंसी थी कम, फिर मैंने बढ़ा के कर दी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ साथ नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे उतने, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो जब फ्रीक्वेंसी ν1 होती है, इस बात का जवाब देना तुम सारे, जब फ्रीक्वेंसी ν1 होती है तो लेट कर लिया 1000 इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है E1। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी ν2 कर दी तो काइनेटिक एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई E2। जब फ्रीक्वेंसी को मैंने ν3 कर दिया तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई E3। तो तीन सिचुएशन है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी थी E1 कम थी, फिर E2 हो गई ज्यादा हो गई, फिर E3 हो गई और ज्यादा हो गई। तो तुम बताओ, क्या इन तीनों सिचुएशंस में, क्या इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉन्स को तीनों सिचुएशन में एक ही नेगेटिव पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता है क्या? तीन सिचुएशन है, तीनों के केस में एनर्जी अलग अलग है, तो E1 एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। फिर हमने एनर्जी बढ़ा दी तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर बढ़ जाएगा, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। फिर हमने इसकी एनर्जी और बढ़ा दी तो और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब फ्रीक्वेंसी ν1 थी, बहुत कम थी, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी भी एनर्जी थी, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी नेगेटिव पोटेंशियल के साथ रोका जा सकता था। ठीक है, लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के कर दिया ν2, तो इलेक्ट्रॉन्स तो रहे उतरे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उनको रोकने के लिए मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने फ्रीक्वेंसी को और कर दिया ज्यादा, फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा कर दिया तो उनकी एनर्जी और बढ़ गई, जिसके कारण उनको रोकने के लिए और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आया? फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? यस और नो? कर रहा है। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरी बात, करंट। यहां पे देखो, पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। जब फ्रीक्वेंसी ν1 थी तो करंट इतना था, जब फ्रीक्वेंसी को मैंने ν2 कर दिया तो करंट थोड़ा सा बढ़ गया, इतना हो गया। जब फ्रीक्वेंसी ν3 हो गई तो करंट थोड़ा सा और बढ़ गया, करंट इतना हो गया। मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ता ही बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन ना के बराबर। तो इसलिए हम ओवरऑल स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है सारी बात? उसके बाद लास्ट, सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट। सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता नजर आ रहा है क्या? आ रहा है नजर? इतना सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट ν1 फ्रीक्वेंसी के लिए भी है, ν2 के लिए भी है और ν3 के लिए भी है। ठीक है, तो करंट तो उतना ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो 1000 ही तो निकलेंगे, चाहे फ्रीक्वेंसी को चाहे तुम कितना ही कर दो। 1000 निकल रहे थे, 1000 ही निकलेंगे, करंट भी मैक्सिमम उतना ही रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत पॉइंटों में, जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते।
ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या था, सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। क्लियर है सारी बात? ये था तीसरा ग्राफ। इनके ऊपर क्वेश्चन है। अब मैं एक ग्राफ और करवाता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन प्रोबेबल चांस है आता ही आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बुक उठा के देख लेना, इस ग्राफ के ऊपर तुम्हें दुनिया भर के सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये ग्राफ थोड़ा सा हैवी है। ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यहां पर तो है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी नेगेटिव पोटेंशियल, और यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तुम बताओ, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है? अभी बताया मैंने, करता है ना, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे पास दो मेटल है, एक मेटल ए है, एक मेटल बी। ये मेटल किसी और चीज का है, मान लो ये सीजियम है और ये कुछ और है, सोडियम है। इस तरीके से दो अलग अलग मेटल्स हैं। दोनों मेटल्स के लिए मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ, उसके बाद में इसके अंदर क्वेश्चनिंग करूंगा, इसके रूल्स बताऊंगा। ये तो ग्राफ है मेटल ए के लिए, और ये ग्राफ है मेटल बी के लिए, और ये दोनों ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट भी है, पैरेलल भी है। ऐसे वाले ग्राफ के ऊपर एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं छोड़ना, अगर तुम्हें 4-5 नंबर सिक्योर करने हैं तो। या तो क्वेश्चन यहां से आता है, या फिर जो मैटर जिसके बारे में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर से आता है। ठीक है, अब ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर, बुक के अंदर तुम्हें एक चीज और मिलेगी, यहां से डॉटेड लाइन से ऐसे इसको बढ़ाया गया होगा ऐसे। लेकिन फिलहाल मैं इस डॉटेड लाइन की बात नहीं करता, फिलहाल मैं ग्राफ की बात करता हूं। यहां पे सबसे पहले दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। यहां पे इस मेटल बी के ग्राफ को छोड़ दो, मान लो मेटल बी का ग्राफ है नहीं, हमें तो सिर्फ मेटल ए का ग्राफ देखना है। और हमें एक चीज और पता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, मान लो हम लाइट ऐसी दे रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा उसके लिए? मान लो हम ऐसी लाइट दे रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या उस फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा तो उसको रोकने के लिए हम पोटेंशियल क्या दें? मानते इस बात को? तो अगर कोई भी लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? 0। देने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हम तब देते हैं ना जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को रोकना हो। इलेक्ट्रॉन्स तो तब रुकेंगे जब वो मूव करेंगे, मूव तब करेंगे जब वो निकलेंगे। हम लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी कम रख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से भी इसकी वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं तो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो उसको रोकने के लिए हम नेगेटिव पोटेंशियल क्या दें? तो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 0। ठीक है, अब मेटल ए है, मेटल के लिए ये फ्रीक्वेंसी है, लेट कर लिया मैंने शुरुआत में इतनी फ्रीक्वेंसी दे दी, इतनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं इतनी फ्रीक्वेंसी अगर मेटल ए को दे देता हूं तो वो फ्रीक्वेंसी मेटल ए ले लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0। अब मैं फ्रीक्वेंसी को इतना करता हूं, ये फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते। अब मैं फ्रीक्वेंसी इतनी करता हूं, ये फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। अब मैं फ्रीक्वेंसी करता हूं ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी मैंने देनी शुरू कर दी। ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वैल्यू न्यू नॉट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है मेटल ए के लिए और मेटल बी के लिए, एक्स एक्सिस के ऊपर मेटल ए यहां पर काट रहा है,
और मेटल बी एक्स एक्सिस के ऊपर यहां काट रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर मेटल ए और मेटल बी जहां पर भी काटेगा वो पॉइंट कहलाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ए और ये पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल बी। पता चला? अब यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी इतनी देनी शुरू कर दी। इतनी फ्रीक्वेंसी देने का मतलब है मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जस्ट इक्वल रख रहा हूं। जब मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर रख दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल को जस्ट छोड़ देंगे, लेकिन वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट अप्लाई कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करके इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा। फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसी के हिसाब से तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे करके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वैसे वैसे करके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट है। और ये ग्राफ यहां से शुरू होने का रीजन यही है, मैंने इस ग्राफ को यहां से शुरू क्यों किया, यहां से क्यों नहीं किया। ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, ये फ्रीक्वेंसीज ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम की फ्रीक्वेंसी है। इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेटल बी के लिए ग्राफ देखूं तो मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी है, इतनी। मुझे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी देनी ही पड़ेगी ताकि मेटल बी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकते। तो किसकी, तुम देखकर बताओ, मेटल ए और मेटल बी किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है? मेटल ए में से, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कम है, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। मानते हो इस बात को? मेटल बी के वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये जो मैंने पूछा है ना, एक क्वेश्चन है, दोबारा पूछ रहा हूं, मेटल ए और मेटल बी किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना आसान है? जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, तो अगर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वर्क फंक्शन भी तो कम होगा ना। वर्क फंक्शन कम होने का मतलब थोड़ी सी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो मेटल ए के अंदर से निकालना आसान है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही है, आड़ा तिरछा नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगले टॉपिक में भी यूज होगा। इसको और इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस हमें देता है थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। अब बात है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं, इस मेटल ए का ग्राफ डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देता हूं और इस मेटल बी का ग्राफ डॉटेड लाइन से मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया B। ये जो OA है, OA ये है इंटरसेप्ट ऑन Y एक्सिस, और वो भी किसके लिए? मेटल A के लिए। मेटल A के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल A के लिए। ये जो OA है, इस OA को इंटरसेप्ट ऑन Y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है -φ0 बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये याद रखना है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वर्क फंक्शन बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा OA, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फॉर मेटल। ठीक है,
अब मेटल बी के लिए अगर हम निकालेंगे, मेटल बी के लिए इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का पॉइंट तो ये है, हमें चाहिए ओ बी, और ये जो ओ बी होगा ना वो होगा माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई, माइनस फाई नॉट का मतलब है मेटल बी का वर्क फंक्शन, और ये का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है सारी बातें? वर्क फंक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये हमें देगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमें देगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। कोई डाउट यहां तक? इनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। कल हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, और कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन। हमें एच निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विद द ग्राफ इन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी है, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसके बाद फिर इस चैप्टर को खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 या 4 दिन मैक्सिमम लगेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करो, आगे कल करते हैं।